गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 9 फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखो, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर बेंजीन का एल्किलीकरण होता है, एल्किलेशन ऑफ बेंजीन यहाँ पर होगा। और इसके अंदर देखो क्या होगा, जैसे मान लो इस रिएक्शन के अंदर अगर देखें तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है। बेंजीन को मैंने ओपन करके लिखा है, एक हाइड्रोजन को मैंने ओपन किया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ मेथिल क्लोराइड से CH3Cl से। और ये रिएक्शन जो हो रही है ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेंजीन का जो हाइड्रोजन है, एक H जो है वो Cl के साथ जुड़कर यहाँ पर HCl का निर्माण करता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो CH3 है वो इस H की जगह जाके जुड़ जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगी टोल्यूइन, और IUPAC नाम होता है इसका मेथिल बेंजीन। ठीक है। इसी प्रकार मेथिल क्लोराइड की जगह अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर अगर एथिल क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड में क्या होगा, वही सेम प्रोसेस है, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर CH3 की जगह मैंने CH3CH2 लिया है, लेकिन बॉन्ड वही टूटेगा, यानी यहाँ से ये H और Cl मिलके यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर HCl। और ये CH2 और CH3 यहाँ से CH2 की साइड से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एथिल बेंजीन का। नेक्स्ट, इसी प्रकार CH3CH2Cl की जगह अगर मैं लेता हूँ CH3CH3Cl यानी आइसोप्रोपिल क्लोराइड को, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड में क्या होगा, वही सेम कंडीशन है। यहाँ पे यहाँ से अब ये बॉन्ड, यहाँ से ये बॉन्ड, यहाँ से ये बॉन्ड, ये ब्रेक होगा और आइसोप्रोपिल क्लोराइड का Cl यहाँ और H दोनों मिलकर यहाँ पर HCl बनाएंगे। और यहाँ पर जिस जगह से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड जिस जगह से बॉन्ड टूटा है, वहाँ से ये बेंजीन रिंग से जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पाद बनेगा वो होगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। नेक्स्ट, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो अगर मैं यहाँ पर जो तृतीयक ब्यूटिल अगर क्लोराइड यहाँ पर लेता हूँ तो सेम कंडीशन होगी। यहाँ पर वही H और Cl मिलके यहाँ पे फॉर्मेशन होगा HCl का, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो C के साइड से बनेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन, टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन, और इसको IUPAC इंग्लिश में बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पर इन सब के अंदर जो कैटलिस्ट है वो सेम है, वही मैंने एनहाइड्रस AlCl3 सब में लिया है, वही निर्जल AlCl3 सब के अंदर उपयोग में लिया है। अब इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है उस मैकेनिज्म को हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में मैकेनिज्म कैसे होती है। तो यहाँ पर देखो क्रियाविधि मैकेनिज्म, इस फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म होती है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के थ्रू होती है। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने 11th क्लास के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ रखी है। तो देखो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है, जो मध्यवर्ती बनता है, वो एक कार्बोकेटायन होता है, वो एक कार्बोधनायन होता है। और वो जो कार्बोधनायन है, वो जो कार्बोकेटायन है, वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। वो जो कार्बोकेटायन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर ये वर्क करेगा। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी वो बेंजीन रिंग के ऊपर जाके जुड़ेगा और वहाँ से H को रिप्लेस करेगा। ठीक है। अब इसके स्टेप फर्स्ट, ये बहुत सारे स्टेप में होती है, ये 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट की मैंने यहाँ पर। स्टेप फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो देखो स्टेप फर्स्ट के अंदर मैं बात करूँगा, देखो हमने क्या क्या चीज़ पीछे वाले रिएक्शन में ली है। हमने जो अभी जो रिएक्शन के अंदर हम देखें तो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड में मैंने कैटलिस्ट लिया लेविस एसिड। तो पहले तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड लेविस एसिड के साथ में अभिक्रिया करेगा, और ये लेविस एसिड जो है इसका जो ऑक्टेट है जो इनकम्प्लीट है, तो पहले ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पर ये अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड सपोज यहाँ पे मूव करता है Cl के ऊपर, तो Cl के ऊपर चार्ज आएगा माइनस, और यहाँ से ये बॉन्ड के साथ में इस AlCl3 से जाके जुड़ता है, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा AlCl4 माइनस। तो यहाँ पर चार्ज माइनस आ गया और किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर AlCl4 माइनस। और चूँकि यहाँ से बॉन्ड इस तरफ गया, ये इलेक्ट्रॉन Cl के ऊपर मूव हुए, Cl के ऊपर गए हैं, तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोधनायन। तो यहाँ पर चूंकि ये 4 कार्बन का ग्रुप है तो इसलिए इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, टर्शरी तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनायन। देखो
टर्शरी ब्यूटिल क्यों बोला है? यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन आगे डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलेंगे 3 डिग्री या टर्शरी या तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। ये हो गई स्टेप फर्स्ट। अब मैं बात करता हूँ स्टेप सेकंड की। तो देखो स्टेप सेकंड में अब देखो हम लोगों ने पहले एक कैटलिस्ट और एक रिएक्टेंट, एक अभिकारक और एक उत्प्रेरक हम उपयोग में ले चुके हैं। अब जो तीसरा जो रिएक्टेंट है उसको अभिकारक है, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टेप सेकंड के अंदर। और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो ये टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनाइन, जो तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन है, यहाँ पर ये एक मध्यवर्ती है, ये यहाँ पर एक इंटरमीडिएट का कार्य करता है। ये इंटरमीडिएट, ये मध्यवर्ती आगे स्टेप सेकंड के अंदर बेंजीन से जाके जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेंजीन, देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर को मैंने ओपन की है, मैंने कुछ नहीं किया, कार्बन के एक एच को मैंने ओपन करके लिखा है। तो क्या होगा कि ये जो बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करेंगे इस हाइड्रोजन के ऊपर, जो इस कार्बन के ऊपर, इस पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के ऊपर मूव करेंगे। तो मूव करने से यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस, जहाँ से एच जुड़ा हुआ है इस कार्बन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, और इस माइनस के ऊपर जाके जुड़ेगा ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोनाइन। तो देखो यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यानी ये जो कार्बन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है, ये यहाँ पर जहाँ से एच जुड़ा हुआ है इस कार्बन से सीधे बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा। और चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव है तो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे मैंने इस एच को थोड़ा सा तिरछा करके लिखा ताकि आपको ये टर्शरी ब्यूटिल जो समूह है, ग्रुप है, ये आपको आराम से यहाँ पे दिख जाए। तो यहाँ पे ये बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन के बीच में बेंजीन के कार्बन और तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनाइन के कार्बन के साथ में ये बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा कि देखो यहाँ पर इस पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे स्थानांतरण होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है और रेजोनेंस के थ्रू, अनुनाद के थ्रू यहाँ पर मूव करेगा, और ये जहाँ पर कम है उस साइड में मूव करेगा, और ये मूव कर रहा है पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड यहाँ इस तरफ आगे मूव करेगा तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर पैरा पोजीशन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा, पैरा स्थिति पर चला जाएगा। तो देखिए आप सेकंड पोजीशन, यहाँ सेकंड स्थिति में देखिए आप यहाँ पे क्या किया मैंने, जैसे इस बॉन्ड को मैंने यहाँ मूव किया तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मूव चला गया। ठीक है, फिर ये आगे मूव करेगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे और मूव करेंगे। तो मूव करने से यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर चला जाएगा। तो देखो इसके अंदर ये जो एनियम आयन, जब कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और कोई ग्रुप साथ में जुड़ा हुआ हो तो इसको बोलते हैं एनियम आयन। और ये जो एनियम आयन है ये रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है। ये एनियम आयन जो है ये अनुनाद के द्वारा यहाँ पे स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजीशन पर है, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज और पैरा पोजीशन पे चला गया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज वापस ऑर्थो के ऊपर चला गया। यानी अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाऊं तो ये हाइब्रिड कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो जहाँ से ये चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज इस पॉजिटिव से लेके इस पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पोजीशन से होते हुए पैरा के थ्रू यहाँ पे वापस ऑर्थो पे जाके ये मूव कर रहा है। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको इन तीनों को कंबाइंड स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने शो की है। यानी पॉजिटिव ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर वापस ऑर्थो पे। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर। ठीक है, स्टेप सेकंड के बाद में जो लास्ट स्ट्रक्चर बनी है वो लास्ट स्ट्रक्चर को मैं आगे स्टेप थर्ड के अंदर यूज करूँगा। इसके अंदर जो स्टेप फर्स्ट के अंदर जो AlCl4- जो बना था वो AlCl4- मैं वापस यहाँ पे उपयोग में लेके आऊँगा। और जो यहाँ पे जो H दिख रहा है, ये H और ये Cl मिलकर क्या बनाएंगे यहाँ पर HCl, और ये इस कार्बन इस H के बीच में जो बॉन्ड है वो यहाँ आएगा, और यहाँ आते ही इसका ऑक्टेट वापस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होते ही यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा, और ये H और Cl मिलके क्या बनाएंगे HCl, और AlCl3 वापस हमें मिल गया। देखो एक चीज़ आपको पता है कि जो कैटलिस्ट होता है, जो उत्प्रेरक जो होता है,
वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किसी भी रिएक्शन में भाग लेता है, लेकिन प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के साथ में अनचेंज्ड हुए, बिना परिवर्तित हुए वो वापस हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर जो AlCl3 है वो एक लिविस अम्ल है, वो एक कैटलिस्ट है, यहाँ पे वो एक उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, उस रिएक्शन की रेट को, उस रिएक्शन की अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा और फिर प्रोडक्ट के साथ में अनचेंज्ड हुए, बिना परिवर्तित हुए वो यहाँ पर वो हमें वापस मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो AlCl3 मैंने स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे उपयोग में लिया था वो AlCl3 स्टेप 3 के अंदर मुझे वापस मिल रहा है। तो यहाँ पर वही वापस तो H और Cl मिलके क्या बना HCl, और यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ मूव करने से इसका ऑक्टेट वापस बेंजीन का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन, टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन। अब हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 10, विलोपन अभिक्रिया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो बीटा विलोपन अभिक्रिया का दूसरा नाम है विहाइड्रोहेलोजिनीकरण, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दोनों का एक ही नाम है, दोनों का मतलब बता देता हूँ मैं आपको। पहले देखो बीटा विलोपन अभिक्रिया का नाम यहाँ पर क्यों पड़ा। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखो पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन यहाँ पर क्या होता है। देखो यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को बोलेंगे हम अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन जिस कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है वो होगा बीटा कार्बन। इसी प्रकार देखो यहाँ सेकंड एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को बोलूँगा मैं अल्फा कार्बन। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने की है कि यहाँ पर ये कार्बन आगे दो कार्बन से सीधे जुड़ रहा है, तो ये दो कार्बन सीधे से जुड़ रहा है तो दोनों कार्बन यहाँ पर ये बीटा होंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा फिर बीटा, फिर इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये वापस बीटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है ये कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और ये जो अल्फा कार्बन है तो ये आगे जुड़ा हुआ है 3 बीटा कार्बन से। तो देखो वापस ये जो हेलोजन है ये जुड़ा हुआ इस अल्फा कार्बन से, फिर अल्फा के बाद में ये बीटा, और यहाँ पर इस अल्फा के बाद में ये बीटा, और यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में इस अल्फा के बाद में ये बीटा कार्बन यहाँ पर होगा। तो देखो बीटा विलोपन अभिक्रिया में, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो बीटा कार्बन से H यहाँ पर हटेगी यहाँ से, और यहाँ पर बीटा कार्बन से यहाँ पर H यहाँ से रिमूव होगी। और कैसे होगी हम देखते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर जब मैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करता हूँ तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक हेलो एल्केन यहाँ पर ली है। हेलो एल्केन यानी हेलोजन ग्रुप भी है और एल्किल ग्रुप भी है यहाँ पर, तो उसको APC नाम में बोलेंगे हेलो एल्केन। X का मतलब आप लोगों को पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए यहाँ पर इस हेलो एल्केन की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ में इसको हीट करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ में इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इस रिएक्शन को मैं तोड़ता हूँ। देखो यहाँ पे CH2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ मैंने H को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है। तो क्या होगा कि इस CH और H के बीच में जो बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जाएगा। तो दोनों के बीच में जाने की वजह से H और X, देखो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, पहले 4 थी अब 5 हो गई। ये बॉन्ड यहाँ मूव करने से तो 5 होते ही यहाँ से ये जो X जो है वो यहाँ से हट जाएगा। तो X यहाँ से अपना बॉन्ड लेके जाएगा और ये H अपना बॉन्ड देके जा रहा है। H और X मिलके क्या बनाएगा यहाँ पर HX, और यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी बीटा विलोपन अभिक्रिया के अंदर, बीटा विलोपन अभिक्रिया के अंदर जब कभी भी किसी भी हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ में इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर बीटा कार्बन से, देखो इस X के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से यहाँ से H हटेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ से H हट रही है और यहाँ से X हट रहा है, दोनों मिलके बना रहे हैं HX। तो बीटा कार्बन से यहाँ से H हटने की वजह से इसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा विलोपन अभिक्रिया। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्किन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस R की जगह मैंने कोई CH3 जोड़ दिया, यानी यहाँ पर एक प्रोपिल ग्रुप ले लिया, प्रोपिल समूह मैंने ले लिया, और हेलोजन की जगह मैंने कोई भी हेलोजन Br यहाँ पर ले लिया। और यहाँ पर वही सेम एल्कोहलिक KOH और इसको हीट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन होगी।
यहाँ पे सपोज मान लो मैंने वही इसको ओपन करके लिखा H, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो यहाँ से ये Br बाहर और यहाँ से ये H यहाँ से बाहर निकल गया। तो H और Br मिलकर क्या बनाएंगे यहाँ पर HBr, और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ये प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा विलोपन अभिक्रिया जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, जो क्रियाशीलता का जो क्रम है वो कैसे होगा वो आप देख लें एक बार। यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर इन एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया में क्रियाशीलता का क्रम कैसे होगा वो आप देखें एक बार। देखो जब हेलोजन समूह समान हो, जब सेम हेलोजन ग्रुप जब प्रेजेंट होगा तब ये रिएक्शन कैसे होगी, कैसे इसका ऑर्डर होगा। तो देखिए इस ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे कि किसकी रिएक्टिविटी, किसकी क्रियाशीलता यहाँ इन तीनों में ज़्यादा होगी। यहाँ देखें यहाँ पर, तो देखें इधर ये जो हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ यहाँ पर इसके पास में 3 कार्बन है, यानी इसके पास में जो 3 कार्बन है और तीनों कार्बन 3 बीटा कार्बन है और तीनों बीटा कार्बन पर जो H है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये 2 कार्बन है, यानी ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पर जब मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर 2 कार्बन की H काम आएगी और यहाँ पर ओनली फॉर 1 कार्बन की H, 1 बीटा कार्बन की H यहाँ पर काम आएगी। तो जिसके अंदर ज़्यादा बीटा H होंगे और उसके ऊपर ज़्यादा H होगी तो उसकी रिएक्टिविटी, उसकी क्रियाशीलता का मान जो है वो ज़्यादा होगा, उसकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो ज़्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, मैं बात करूं बीटा विलोपन अभिक्रिया के लिए, तो यहाँ पर 3 डिग्री का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो 2 डिग्री से और 1 डिग्री से यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वापस देखें एक बार, यहाँ पर देख सकते हैं हेलोजन ग्रुप समान है, यहाँ पर भी मैंने X लिया। X का मतलब या तो Cl ले लो तो तीनों जगह Cl आएगा, या फिर Br ले लो तो तीनों जगह Br आएगा, या फिर I ले लो तो तीनों जगह यहाँ पर I आएगा। तो यहाँ पे हेलोजन यहाँ पर समान है, तो समान रखकर मैंने यहाँ पे एल्किल ग्रुप को चेंज किया है। तो एल्किल ग्रुप को चेंज करने पर जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है और यहाँ पर भी 4 कार्बन है, लेकिन इन तीनों की पोजीशन अलग है। देखो ये 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है, ये 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है और ये 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पर 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, 2 डिग्री की रिएक्टिविटी यहाँ पर कम होगी और 1 डिग्री की रिएक्टिविटी यहाँ सबसे कम होगी। सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होगी, 1 डिग्री की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 3 डिग्री की। अब मान लो इसी में क्रियाशीलता क्रम में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में जब हेलोजन समूह अलग अलग हो, यानी यहाँ हम लोग एल्किल ग्रुप को इक्वल मानेंगे और हेलोजन ग्रुप को यहाँ हम लोग अलग करेंगे। तो इसके अंदर देखें तो इसके अंदर जो ऑर्डर होगा इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो होगी, सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होगी वो यहाँ पर आयोडीन के जहाँ जिस एल्किल ग्रुप के साथ में आई जुड़ा हुआ उसकी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आई है वो एक गुड लिविंग ग्रुप है। यानी गुड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर अगर मैं इस पूरी रिएक्शन, इस ऊपर वाली रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा है, तो जो इजीली यहाँ से रिमूव होगा वो ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा, उसकी जो क्रियाशीलता है, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ RF, RCl, RBr और RI। तो यहाँ पर I जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है, विद्युतीयता का मान कम है, तो ये इजीली बॉन्डेड है, तो इजीली यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होने से, बॉन्ड इजीली टूटने से यहाँ पे ये रिएक्शन ज़्यादा शो करेगा, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जबकि RF के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी विद्युतीयता के मान ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने से यहाँ पर ये बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, ये मजबूती से जुड़ा हुआ होगा, इसलिए इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की, क्रियाशीलता की, तो यहाँ पर RI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर En की वैल्यू इसकी कम है और यहाँ पे इसकी En की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ये कम रिएक्टिविटी शो करेगा, कम क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। चलो अब इसी बीटा विलोपन अभिक्रिया के अंदर यहाँ पर एक रूल्स आता है जिसको हम बोलते हैं सेट-जेप का नियम, सेट-जेप रूल्स। तो देखो सेट-जेप रूल्स जो है ये कब लगेगा, जब यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन जो है वो अलग अलग प्रकार की है, यानी यहाँ पर 2 तरह की अगर एल्कीन बनती है तो वहाँ पर ये सेट-जेप रूल्स यहाँ पर लगता है। तो देखो क्या है सेट-जेप रूल्स, यानी यदि एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रियाओं में, यदि एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रियाओं में 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो, 2 प्रकार की अगर एल्कीन बनने की संभावना हो तो वो एल्कीन
वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी जिसमें अधिक एल्किल प्रतिस्थाई समूह उपस्थित हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम एल्किलाइड की यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे दो तरह के अगर बीटा कार्बन है और दो तरह की यहाँ पर एल्किन बनती हैं, तो वो एल्किन ज़्यादा बनेगी जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले जो प्रतिस्थाई हैं, जो एल्किल समूह हैं, जिसके अंदर ज़्यादा होंगे वो एल्किल ज़्यादा बनेगी, और जिसके अंदर प्रतिस्थाई कम है वो एल्किन कम बनेगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इफ़ देयर इज possibility of formation of more than one alkene in elimination reaction, then that alkene will be preferred which contain longest number of alkyl group. This rule is called as Sergev rules. ये रूल्स जो है ये 2015-16 के पेपर में था, और इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे आती रहती है, तो इसको आप इजीली इसको याद करेंगे और इसको याद रखना भी है, इम्पोर्टेंट है। तो देखें वापस यहाँ पर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एल्किल हैलाइड में अगर दो डिफरेंट टाइप की अगर एल्किन बनती हैं तो वो एल्किन ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट में बनेगी जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर ज़्यादा होंगे तो वो एल्किन ज़्यादा बनेगी। तो ये किसने बताया था, सेरचैप ने। तो देखो एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो एक एल्किल हैलाइड लिया है, इसके अंदर 2 ब्रोमो ब्यूटेन मैंने यहाँ पे लिया है। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन की रिएक्शन में करवा रहा हूँ वही एल्कोहलिक KOH के साथ में, इसको मैं हीट कर रहा हूँ। तो इसको गर्म करेंगे, तो देखो गर्म करने से क्या होगा, यहाँ पर देखें ये Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को मैं बोलूँगा अल्फा कार्बन, और ये इधर ये बीटा CH3 है और यहाँ पर एक बीटा CH2 कार्बन वाला भी है। तो यहाँ 2 अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कार्बन है। तो पहले हम लोग इस वाले कार्बन से मैं H को रिमूव करता हूँ। तो देखो मैं CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड H। तो क्या होगा, यहाँ से मैं बीटा कार्बन से H को रिमूव करूँगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। तो देखो ये CH2 और ये CH के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से बाहर कौन निकलेगा, H और Br। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे यहाँ पर HBr। तो यहाँ से बाहर कौन निकल रहा है, HBr, और यहाँ पर इस CH2 और इस CH के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर वही IUPAC में क्या बोलेंगे इसको, ब्यूट-1-ईन, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब देखें ये कंडीशन खत्म होने के बाद में अब मैं इस बीटा कार्बन से इस H को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। तो देखो अब इसकी जगह मैं इस H को लेता हूँ, तो इस H को लेने पर ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और यहाँ से बाहर कौन निकलेगा, Br, और यहाँ से बाहर कौन निकलेगा, H। तो H और Br मिलकर क्या बनाएंगे, HBr। अब चूँकि ये पोजीशन मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं ये वाला कार्बन देख रहा हूँ, तो इस कार्बन को देखने पर इन दोनों CH के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यानी ब्यूट-2-ईन बनेगा। दोनों प्रोडक्ट अलग हैं, दोनों के IUPAC नाम अलग है, तो दोनों के प्रोडक्ट भी क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो देखो अब मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, अल्प उत्पाद कौन सा होगा और मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, तो वो हम नोट करेंगे। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो भी डबल बॉन्ड के जो कार्बन है उनके ऊपर आपको ये सर्कल करना है। अब सर्कल करने के बाद आप देखोगे इस सर्कल से कितने ग्रुप, कितने एल्किल ग्रुप, कितने एल्किल समूह बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ओनली फॉर एक एल्किल ग्रुप, एथिल एल्किल ग्रुप, एथिल समूह यहाँ पर बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, जो प्रतिस्थाई समूह है वो एक है, वो एक एल्किल समूह है। और यहाँ पर जब हम कार्बन कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर सर्कल करने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। तो 2 एल्किल ग्रुप यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप बाहर निकलने की वजह से ये होगा मेजर और ये होगा माइनर, यानी ये होगा मुख्य उत्पाद और ये होगा यहाँ पर अल्प उत्पाद। तो यहाँ पर ये जो लगभग बनता है 81% और ये बनता है 19। तो परसेंटेज याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इसी प्रकार मैंने एक एग्जांपल और यहाँ पर लिया है। मैंने यहाँ पर एक Br को 3D कार्बन से जोड़ा है। तो यहाँ पर देखें इस Br को 3D कार्बन पे जोड़ेंगे तो ये Br जिस कार्बन जोड़ा है उस कार्बन को मैं बोलूँगा अल्फा कार्बन। क्या बोलूँगा मैं इसको, अल्फा कार्बन। और यहाँ पर अब 3 बीटा कार्बन है। तो यहाँ पर जो 3 बीटा कार्बन को हमें, एक तो CH2 है,
ये अल्फा इससे जुड़ा हुआ है, ये CH3 है, ये भी बीटा कार्बन है, ये अल्फा इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी बीटा कार्बन है। तो देखो अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अगर मैं इसके H से हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊं या इसके H हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊं तो दोनों के H हटाने के बाद में जो IUPAC नाम आएगा वो सेम आएगा, तो प्रोडक्ट भी सेम होगा। तो यानी पहले हम लोग कंडीशन लेते हैं ये वाली, इसको मैंने CH2 को मैंने यहाँ से H हटा के यहाँ पे इस H को ऐसे लिखा, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ से बाहर कौन निकलेगा Br और यहाँ से लिखेगा H और Br मिलकर क्या बनेगा HBr। वही रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में इसको हीट कर रहे हैं H और Br बनेगा यहाँ पर। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। इनको मैंने अभी कोई परिवर्तित नहीं किया, इनके बीच मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। मैंने इस कार्बन के H को चेंज किया है, इस कार्बन के H को मैंने हटाया है, तो यानी CH3 CH डबल बॉन्ड C, फिर CH3 और CH3। तो देखो ये रहा प्रोडक्ट। तो इसको मैं IUPAC में लिखूंगा 2-मेथिल ब्यूट 2-इन, यानी यहाँ पर 2 और 3 नंबर कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है। IUPAC में नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या कोई भी प्रतिशत समूह नियरेस्ट है। यहाँ से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से भी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे कौन है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, प्रतिशत भी प्रेजेंट है, तो नंबरिंग अपन इस साइड से करेंगे। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, 2 नंबर पे CH3 है तो 2-मेथिल और 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 4 कार्बन है तो ब्यूट और 2 पे आ रहा है तो 2-इन। ठीक है, अब इसको हटाने के बाद हम इस दोनों CH3 से किसी एक CH3 से H को हटा के देखेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लिख दिया CH2 और ये H। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा Br और यहाँ से बाहर निकलेगा H और Br मिलकर क्या बनाएगा HBr, और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन से कौन जुड़ रहा है CH3। अब वही नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है डायरेक्ट, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो यहाँ पे इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूट 1-इन। तो अब देखिए दोनों का IUPAC नाम अलग अलग है, दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। अब देखो इसमें अल्प कौन होगा और मुख्य कौन होगा, कौन माइनर होगा और कौन मेजर होगा, वो देखेंगे हम लोग। तो देखो जो डबल बॉन्ड के जो कार्बन है उनके बीच में हम लोग सर्कल करेंगे दोनों के ऊपर। तो अब आप खुद देखें इस डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ग्रुप इधर से CH3 निकल रहा है, 3 नंबर कार्बन से CH3 ग्रुप बाहर निकल रहा है और इस कार्बन से 2 CH3 निकल रहे हैं, यानी यहाँ पर 3 प्रतिशत समूह बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो एल्किल समूह है, जो एल्किल ग्रुप है वो 3 यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप 3 है। और इस कार्बन की बात करता हूँ, यहाँ से ये CH2 CH3 एक पूरा ग्रुप निकल रहा है और यहाँ पर एक CH3 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर ये 2 ग्रुप यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। तो जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रतिस्थाई, जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जिसके अंदर प्रतिस्थाई की संख्या ज़्यादा होगी वो होगा मुख्य उत्पाद, और जिसके अंदर प्रतिस्थाई की संख्या कम होगी वो होगा माइनर। तो जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा वो होगा मेजर, और जिसके अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम होंगे वो होगा माइनर। तो ये जो बनेगा ये बनेगा मुख्य मेजर प्रोडक्ट और ये बन जाएगा अल्प माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब सेरजेप के नियम में ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये नियम कब लगता है, जब 2 डिफरेंट टाइप की 2 अलग अलग प्रकार की एल्कीन बनती हैं, और 2 अलग अलग प्रकार की एल्कीन बनने पर ही ये सेरजेप नियम लागू होगा। तो ध्यान रखना जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट, जिसके अंदर प्रतिस्थाई की संख्या ज़्यादा होगी वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी, और जिसके अंदर एल्किल समूह या सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थाई की संख्या कम होगी वो होगा माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ज़्यादा है तो ये मेजर है, यहाँ कम है तो ये माइनर है।